नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात ईडी की कार्रवाई की। दरअसल बीते साल उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक ईडी ने जमकर धमाल मचाया। देश भर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, सीबीआई और आयकर की टीम ने जबरदस्त हल्ला बोल अभियान चलाया। केंद्रीय एजेंसियों की टीम के निशाने पर ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता रहे। विपक्ष इसके लिए हंगामा भी मचाता रहा। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। हालांकि अदालत ने शिकायतकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी। फिर भी इन एजेंसियों से बचने के लिए नेता अलग अलग कारण बताकर कोर्ट पहुंचते रहे, लेकिन हाथ न राम आए न माया। अब साल बदल चुका है, कैलेंडर बदल गया है। नए साल 2024 की शुरुआत हो गई है। माना जा रहा है कि अब एक बार फिर ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए तैयार हैं। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नया साल ईडी का धमाल में। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष तमाम सवाल खड़े करता रहा है। इसके लिए 14 विपक्षी दलों ने अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की और जिस तरह से विपक्षी दलों के नेता इस कार्रवाई की जद में आए, तो कार्रवाई को लेकर हंगामा भी हुआ। विपक्षी दलों की ओर से कहा गया कि साल 2013-14 से लेकर 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। ईडी ने 1-to-1 नेताओं की जांच की, जिनमें से 95% विपक्षी दलों से हैं। वहीं सीबीआई ने 124 नेताओं की जांच की, जिसमें से 95% से अधिक विपक्षी दलों से है। अब चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के नेता हो या फिर अन्य दलों के नेता, बीते साल के अंत में भी झारखंड में आयकर महकमा की ओर से कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकाने से 350 करोड़ रुपए की बरामदगी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी। तो वहीं झारखंड में खनन घोटाला और सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त के आरोप में 2 आईएएस अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ते नजर आए। अब भी ईडी के पास पूछताछ के लिए नेताओं और अफसरों की लंबी फहरिस्त है। नए साल में केंद्रीय जांच एजेंसियां बिहार झारखंड में बड़ा कहर बरपाने की तैयारी में है, लेकिन अब नए साल में ईडी और क्या बड़े धमाल करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि साल 2024 के मध्य में आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि आगे क्या क्या होता है और ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे में कौन कौन आता है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नया साल ईडी का धमाल में। और निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है कि जो कार्रवाई की बात है, जो ईडी का मसला है, उसमें चाहे हम कांग्रेस की तरफ चले जाएं, हम दूसरे विपक्षी दलों की तरफ चले जाएं, हम बीजेपी की बात कर लें, ज्यादातर जो मामले निकल कर आए वो विपक्ष के जो चेहरे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जो प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो राहुल सोनिया गांधी पर शिकंजे की बात है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी कई मामलों में जांच कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानेसर लैंड स्कीम केस में उन पर मामले दर्ज हैं। डीके शिव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो उनके खिलाफ अवैध खनन मामले दर्ज हैं। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत भी ईडी की रडार पर हैं। कमलनाथ के भांजे के खिलाफ हेलीकॉप्टर डील केस में जांच लगातार चल रही है। कार्ति चिदंबरम की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन पर ये तमाम चीजें सामने आई थी और अभी लग रहा है कि आम चुनाव है तो बहुत सारी ऐसी चीजें और निकल कर आएंगी। चलिए इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मयंक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के एस शैनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। के एस शैनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आपसे करना चाहती हूँ। हालांकि बहुत सारे जिन लोगों के नाम हैं वो विपक्षी दलों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सवाल उनसे होना था, लेकिन आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उनके जवाब किस तरह से आएंगे मुझे लगभग तस्वीर साफ है। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये तो बस इस मसले पर चर्चा है कि इलेक्शन जब जब आता है
तब ये कार्रवाइयां बढ़ जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये विपक्ष की तरफ से मैं कई चर्चाओं में ईडी को लेकर जब भी कोई मामला आया है उसमें ये तमाम चीजें कही गई हैं और अभी भी वो चीजें निकलेंगी। और दूसरी चीज, ईडी को हमेशा कह दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये तमाम चीजें क्रिएट कराती है, इलेक्शन के टाइम पे क्यों जागरूक होते हैं। मुझे लगता है पहले आप ही स्पष्ट कर दीजिए कि ये बात वाकई जो एक है। मैं ये नहीं कह रही कि देखिए किसी के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति निकली है तो भैया उससे सवाल होना भी चाहिए और उसको बताना भी पड़ेगा कि कहाँ से आया, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, कहीं का भी हो। लेकिन ये इलेक्शन जब आने वाले रहते हैं ना, तभी ये सारी चीजें क्यों निकल कर सामने आती हैं। देखिए, ये तो सिर्फ लिंक करने की बात है। इलेक्शन आ रहा है तो कार्रवाई हो रही है। हमारे देश में तो इलेक्शन हमेशा चलते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ले लेंगे। कभी कुछ लोग स्टेट के इलेक्शन से लिंक करते हैं, तो कभी कुछ लोग लोकल निकाय के चुनाव है उससे लिंक करते हैं, तो कभी लोकसभा से लिंक करते हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रही है और करती रहेगी। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिसी, साफ पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स दी करप्शन। करप्शन करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उनका नारा है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो रही है। जहां भी भ्रष्टाचारी है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, और हमने देखा किस तरीके से खजाना निकलता है कांग्रेस के एमपी के, और कांग्रेस चुप रहती है, कांग्रेस के नेता चुप रहते हैं। 350 करोड़ रुपए कैश में निकलता है, और ये वही एमपी है जो इनको फंडिंग करते थे। पहले इनके छत्तीसगढ़ के एमपी के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगता है कि ये एक ऐसे ऐप से पैसा लेते हैं जो लोगों को लूट रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, और इवन इनकी जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, वो तीनों के तीनों फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जमानत पे हैं। जो टॉप लीडरशिप जमानत पे है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, तो जब ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं तो उनमें कोई दम नहीं रहता। और 2014 से पहले भी आप देखेंगे तो जिनके खिलाफ कार्रवाई ईडी और सीबीआई करती थी वो कौन होते थे? वो आज वही है जो आज विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे तो कार्रवाई तब भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारा ही नियम है और हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझाया जाता है कि आप सेवा के लिए आओ, ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हो। तो आपको भ्रष्टाचार से बचना है और आपको काम करना है, सेवा करनी है। जी चलिए ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी बात से, आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने कभी कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं, या बीजेपी के कभी किसी लीडर पर इस तरह की जांच नहीं हुई या जांच बिठाई नहीं गई। मतलब बीजेपी जो थी हमेशा शुरू से अभी तक बिल्कुल क्लीन चिट रही, ऐसा कहना चाह रहे हैं? कार्यकर्ता और नेता सामान्यतः सेवा करते हैं और वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर इक्का दुक्का केस थे भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और जांच चल रही है। हम जांच को रोकते नहीं है, लेकिन सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं रहते, साफ सुथरे रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, सेवा करते हैं, और उनको पता है कि जो जिम्मेदारी मिली है वो पद नहीं है, वो जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को निभाना है। वो ट्रस्टी है, वो टेम्परेरी है, वो जनता ने विश्वास दिया है तो जनता के विश्वास पे खरा उतरना है। और वहीं कांग्रेस में क्या होता है कि वो उसको पद समझते हैं, अधिकार समझते हैं, और इसीलिए जैसे ही पद मिलता है वो लूटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए पहले 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो सिर्फ उसे 15 पैसे पहुंचते थे, आज 1 का 1 रुपया पहुंचता है। एक एक पाई का जो उपयोग है वो लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, गरीबों की भलाई के लिए हो रहा है। चलिए, मुझे तो एक सवाल यहाँ पे भी, और क्योंकि सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर बड़ा सवाल है कि कोई भी जांच जो है वो चलना शुरू होती है, वो चलती ही रहती है। इलेक्शन आ रहे होते हैं, वो चलना शुरू हो जाती है, इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, वो चलती ही रहती है, दूसरी पारी आने लगती है, नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये भी अपने एक आप पे बड़ा सवाल है कि भाई यदि किसी चीज़ पर या किसी चीज़ को लेके आरोप लगा है तो हमारे यहाँ ऐसी जांच कैसी है कि वो सालों ही चलती रहती है, उस पर कोई चीज़ आती क्यों नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मयंक जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आ चुका है, जैसे साल बदला है 6 महीने बाद, वैसे ही सरकार बदलने वाली है इस देश में। तानाशाही का रवैया अब खत्म होने वाला है। मैं अभी सुन रहा था, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैंने सारी बातें सुनी। मुझे वो समय याद आता है जब ये अजीत पवार पर आरोप लगाते थे, मुकुल रॉय पर आरोप लगाते थे, सिंचाई घोटाला, शारदा घोटाला। मेरे पास कई ऐसे बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूँ, हेमंत बिश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, BH येदुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, इन सब पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबने आरोप लगाए।
जैसे ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए, सारे खून माफ। ये तो ऐसी वॉशिंग मशीन हो गई जिसमें कि भ्रष्टाचारी आएगा, भाजपा में मिलेगा और साफ हो जाएगा। ये कैसी, आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल केवल विपक्षी पार्टियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिन पर आप आरोप लगा रहे थे, अगर जिन पर आप आरोप लगा रहे हो वो आपकी पार्टी में आ जाए या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, तो उनके सारे भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो खत्म कर दिए जाएंगे। ये आपकी नीति है, जिस नीति को आप बहुत तरीके से बता रहे थे ना कि हम देश सेवा करने के लिए आते हैं, ये करने के लिए आते हैं, तो वो पत्ता आपके सामने आ गया। ये सारे, आप चाहो तो आप गूगल करके देख सकते हो कि क्या क्या आरोप आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, इन नेताओं पर जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उन नेताओं पर लगाए थे। और राखी जी, एक बात और, एक मेरे को लाइन याद आ रही है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। ये 9 साल सत्ता में हो गए, ये चाह रहे हैं कि जैसे भी मिले सब विपक्षी पार्टियों को दबा दिया जाए। कांग्रेस 70 साल रही, लेकिन इस तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर किसी भी विपक्षी पार्टी को परेशान करने का कार्य नहीं किया। ये कांग्रेस और भाजपा की नियति को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन मयंक जी, ये भी देखना पड़ेगा कि यदि जांच बैठ रही है, कंप्लेन आई है, तो कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं होता कि कुछ होगा ही नहीं। अगर कुछ है राखी जी, अगर कुछ है तो उस पर कार्रवाई हो। अगर हमारे नेता, सांसद, विधायक या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर है तो उस पर कार्रवाई हो। हम पूरी तरीके से ईडीआई सीबीआई के साथ हैं, लेकिन ये केवल कांग्रेस पार्टी पर या विपक्ष पर हो, ये गलत है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भ्रष्टाचार लोग नहीं है? आज भी कई फाइल जो 2012-13 में चल रही थी वो आज दबी हुई हैं। आज 10 साल हो गए राखी जी, उन पर कोई बात नहीं करता। ये देश की हकीकत है। आज देश में केवल एक तरफा राज चल रहा है, लोकतंत्र को लीक तंत्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। मयंक जी, मैंने अभी कुछ कहा था आपसे सवाल लेने के पहले, मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि जो कार्रवाई चलनी शुरू होती है वो चलती ही रहती है, और वो दूसरा समय भी आ जाता है, दूसरी पारी आती है, फिर भी चलती रहती है। तो आई है तो हम, यदि कोई गलत है उससे पूछने का अधिकार है तो कार्रवाई करें, वो कोई भी हो। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल भी कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर आता है, जिसको फिर ये कह के थोप दिया जाता है कि अरे ये तो सब केंद्र सरकार चलाती है। तो ये वाकई में एक बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि एक जांच का विषय है। हाँ, विमलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये तो ईडी के बारे में सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आप स्वदेश चैनल के सारे दर्शकों को, आपको सबको। देखिए, एक चीज तो ये स्थापित हो गया है, ईडी हो सीबीआई हो, ये जो है वह कार्रवाई कर रही है लेकिन रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रही है। रिजल्ट का मतलब है कि एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये लगातार देखने में आया है। ये तब तक नहीं होगा जब तक इनको की तोता बना के रखा जाए। पार्टियां जो सरकार में आती है, केंद्र सरकार में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 10 साल, अब तो 10 साल में कहूंगा 10वां साल है ये, और ये अंतिम, अब तो चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन ईडी किसी कंक्लूजन पर आज तक नहीं पहुंच पाई। कोर्ट में केसेस होते हैं, इनके पास तो पावर दे रखा है सरकार ने इतना ज्यादा कि जिनकी मर्जी उनको वे अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट में वो जाता है तो स्थापित हो पाता है। इनकी प्रक्रिया इतनी धीमी है कि जो आदमी अंदर जाता है वो 6 महीने 1 साल तक तो अंदर रहता है और बाद में कोर्ट उसे बरी कर देता है साक्ष्यों के अभाव में। तो ऐसा देखा ही गया है, ईडी हो सीबीआई हो। अभी ईडी ने पीएमएलए केस में लगभग 5,900 केस जो है वो सबमिट किए हैं, जिसमें 176 केसेस सिर्फ अपोजिशन के पार्टी के लीडरों के खिलाफ है। लेकिन चार्जशीट के मामले में सिर्फ 20-21 चार्जशीट दाखिल किए हैं। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बहुत लोग अंदर हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो अंदर हैं। तो आप ये देख लें कि ये स्थापित हो गया है भारत की राजनीति में कि अगर कोई भी विपक्षी दल का लोग, विपक्षी दल के नेता, वह अगर मुखर होकर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उनके पीछे ईडी लगा दो, उनके पीछे सीबीआई लगा दो। ये अब स्थापित हो गया है, जनता ये जान चुकी है। ये किन्हीं को सजा नहीं दिलवा सकते क्योंकि इनके पास पर्याप्त एविडेंस ही नहीं होता।
पॉलिटिकल मोटिवेटेड, जब तक पॉलिटिकल मोटिवेटेड ईडी और सीबीआई रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिन पॉइंट करके अपोजिशन के लीडर्स को जो है वह पिन पॉइंट करके जब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और ईडी और सीबीआई से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। आज जो मोदी जी गरज से कहते हैं भ्रष्टाचार में किसी को करने नहीं दूंगा, इनके पीठ के पीछे इनके साथ चलने वाले लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई को वो दिखाई नहीं देता, भाजपा को ये दिखाई नहीं दिया कि मेहुल चौकसी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग वित्त मंत्रालय तक पहुंच गए और उसके बाद टिकट कटा के इंग्लैंड चले गए, ये उन्हें पकड़ नहीं पाए। तो ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं। मीडिया तो अब स्वतंत्र मीडिया जो है वह खुलकर इन बातों को कहने लगा है कि ईडी सीबीआई ये सभी बीजेपी के तोते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। इनकी विश्वसनीयता इस देश में खत्म हो गई है, यह स्पष्ट हो चुका है। ठीक है। तो इस पर और ज्यादा तो अब बीजेपी के लोग क्या कहेंगे? सिर्फ इधर उधर की बातें कर सकते हैं और इधर उधर की बातें करके जनता को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, और बाकी तो इन्हें मुझे नहीं लगता कि स्पष्ट हो कि ईडीआई का भी कोई व्यक्ति, अभी आप देखिए ईडी ने इधर कुछ दिनों पहले जो है वह एक बहुत बड़ा मामला आया था, शाहरुख खान के बेटे के ऊपर आरोप लगे थे, वह भी आप देखे कि बाद में क्या हुआ, उसे बरी कर दिया गया। उस पे भी जो चार्जेस लगाए गए थे, ईडी के अलावा और भी जो दूसरे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग थे, उन सब की मिलीभगत बाद में साबित हुई। तो यानी कि ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे, कहीं ना कहीं किसी के द्वारा जो है वो डायरेक्ट किए जा रहे थे। तो आज डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट में तो कहूंगा कि पूरी तरह से ये एक भारतीय जनता पार्टी के एक विंग की तरह कार्य कर रही है, ये निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पा रही है। ठीक है, चलिए, एक समस्या है इस देश की। बिल्कुल वापस आऊंगी फिल्म जी। रविंद्र प्रताप सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है ये 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस चर्चा में शुरुआत से आई। एक तो ये कि इलेक्शन है, निश्चित तौर पर और ज़्यादा एक फॉर्म में, कहते हैं ना ईडी नया साल ईडी का धमाल दिखेगा, वो तो दिखेगा ही, लेकिन लगातार जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, मुझे लगता है कार्रवाई होती गई होती, वो कोई भी हो, आइदर वो बीजेपी होती, कांग्रेस होती, सपा होती, जेडीयू होती, आम आदमी पार्टी होती, किसी ने भी कुछ किया है, मैं बार बार कह रही हूँ, यदि उनकी गलती जाँच में आई है, चीज़ें आई हैं, मुझे लगता है उस पर कार्रवाई भी कर दी जाए सारी चीज़ों को पेश करके, तो मुझे लगता है एक अच्छी छवि बनती। अभी अब क्या हो रहा है, ये एक इस तरह से बिल्कुल साबित हो जा रहा है कि जब इलेक्शन आएगा तभी इस तरह की कार्रवाइयां होंगी, थोड़े दिन तक ये चलेंगी, नाम उछलेगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद ये जांच ठंडे बस्ते में जाएगी, फिर जब कुछ अगली पाली आएगी इलेक्शन की, वहां से स्टार्टअप होगा। ऐसे में होता क्या है, जो एजेंसियां हैं जो यदि वाकई में स्वतंत्र होकर भी काम कर, देखिए मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाऊंगी कि ईडी स्वतंत्र है नहीं है, सीबीआई स्वतंत्र है या नहीं है, ना मैं उनको कहूंगी कि वो एक तोते की तरह काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि उनकी यदि कहा जाता है, बीजेपी कहती है कि वो स्वतंत्र संस्था हैं, उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो उन पर सवाल यहाँ इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो किसी भी अंत के एक हल जो निकलता है वहां नहीं पहुंचते। आपकी क्या राय? आपकी ज्यादातर बातों से मैं संतुष्ट हूं। भारतीय जनता पार्टी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई का प्रयोग करती है विपक्ष को बदनाम करने और उसको संसाधन विहीन बनाने के लिए। इन डिपार्टमेंट के द्वारा ये बदनाम करती है कि बहुत ज्यादा काले धन इन विपक्ष के पास में। तो काले धन की स्थितियां मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि पिछले 14 साल में भारत का काला धन जो विदेशों में है वो 50% बढ़ गया है। इसके अनुमानित मूल्य है 30,500 करोड़ रुपए। तो अगर ये एजेंसियां इतनी सक्रिय थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के काल के दौरान 50% बढ़ कैसे गई। अब दूसरा विषय आता है कि एक निकाला इन लोगों ने इलेक्शन बॉन्ड। उस इलेक्शन बॉन्ड में मुझे लगता है 16 से 22 के अंदर करीब 9,182 करोड़ रुपए आए। उसका 57% लगभग 5,000 या ऐसे मान के चलिए 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी के पास चला गया। वो कौन सा जादू था चला गया। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन आपका ईडी और उसके रेड पे। तो ईडी 9 साल में जो 2002 में कानून बना था, तो 9 साल में यूपीए के काल के दौरान 112 छापे पड़े थे।
अब तक जो टोटल छापे पड़े बीजेपी के 8 साल के दौरान में 2974 छापे, कन्विक्शन केवल 23 है। ये जाहिर सी बात है, उस बात को बल देता है कि ये विपक्ष को बदनाम करने के लिए, उसको संसाधन विहीन बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा, धमकाया जाता है जो विपक्ष में संसाधन वाले लोग हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ। नाम कांग्रेस के मित्र ने गिना दिया बहुत सारे नाम, आप मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो आपको भी इसी में हम छापे में डालेंगे। लेकिन हमें इस पॉइंट पे भी जाना होगा रविंद्र जी, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं बार बार इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि मैंने ये सारी बातें पहले ही रख दी थी। कुछ तो होगा, तभी जांच भी बैठ रही है, तभी नाम भी आ रहा है। यदि राहुल सोनिया का नाम है तो बीजेपी से भी किसी ने कुछ करा है तो फिर नाम आया ही है। एक समय था येदियुरप्पा को भी नोटिस भेजा गया था। ये बात सही है कि कांग्रेस कह रही थी कि जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तमाम लोग तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। ये एक दूसरा विषय है, ये एक अलग चर्चा का विषय। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बस किसी का नाम आ गया और ईडी चली गई और उनको बुला लिया और अरेस्ट कर लिया और जांच बिठा दी। कुछ ना कुछ तो होता है। विमलन जी आ रही हो, 1 मिनट। अगर ऐसा होता हाँ, तो ये कन्विक्शन रेट जो है लगभग 9.5 साल हो गया, कन्विक्शन रेट बढ़ा होता। और अगर ऐसा होता और अगर एजेंसी तटस्थ काम कर रही होती तो नरेंद्र तोमर और उनका बेटा पकड़ के जेल में होता। 100 करोड़ रुपया लेते हुए पकड़ा गया, फिर बताया गया 10,000 करोड़ रुपए का उसका कारोबार है और 100 एकड़ जमीन पे भांग की खेती करता है। तो अगर वो तटस्थ होती तो यह काम भी होता। दूसरा, जो कर्नाटक में पकड़ा गया था इनका एमएलए, 8 करोड़ रुपया उसके घर में भी ले थे, उसका विषय नहीं बताया इन्होंने। तो अगर एजेंसी तटस्थ है तो आप बीजेपी वालों पे भी कार्रवाई करिए, आपके इलेक्शन बॉन्ड पे कार्रवाई करिए, पीएम केयर फंड का आपको हिसाब दे दीजिए पूरी जनता को, तो आप पता लग जाए तटस्थ है। अडवाणी पे, सॉरी बहुत गलत बोल दिया आपने, अडानी पे जो आरोप लगे, अडानी के आरोप को आप सार्वजनिक रूप से जांच करा दीजिए। उस पर टिप्पणी करके उसके पक्ष में खड़ा होने के अच्छा होता है कि आप फर्जी जांच करा दीजिए, बता दीजिए कि जांच के बाद ये पाया नहीं गया। तो ऐसे ये जो जिस प्रकार की इनकी कार्य पद्धति है वो बता रही है कि विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है और संसाधन विहीन बनाने का तरीका है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, अंत में इसी ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर ये जो कांटे बिछा रहे हैं ये कांटे इनको चुभेंगे। ठीक है, इसका जवाब लूंगी विजय से। 2 मेहमान और हैं। विमलेंद्र जी जल्दी से बोलिएगा क्योंकि 2 मेहमान और हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी नहीं आई। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, अभी आरपी सिंह कह भी रहे थे। हाँ, आप देखेंगे ये जो केसेस हो रहे हैं या उसी तरह है जैसे 2G केसेस हुआ था। आप देखिए 2014 से पहले भाजपा पूरी तरह से चिल्ला के कह रही थी कि 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ 2G स्कैम में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका फलाफल क्या आया? एक फेक केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हुए। ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारी है। तो उसी तरह से आज ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अपोजिशन जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और मैं पाक साफ हूँ। ठीक है। और जितने सारे केसेस हैं वो सब प्लांटेड हैं, प्रोजेक्टेड हैं, किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है, मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब जांच का विषय है कि यदि कोई चीज आई है तो आप उसको साबित करके सजा दिलाइए। यदि उसे ऐसे चलाते रह जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साबित हो जाएगा कि सिर्फ इंटेंशनली कराया जा रहा है। ये बिल्कुल होगा। ये वो पॉइंट्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं ना, जो एक जांच का विषय निश्चित तौर पर बनते हैं। रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी पर भी कई ऐसे आरोप लगे। मनीष सिसोदिया के साथ क्या हो रहा है वो हम देख चुके हैं और कई अपोजिशन ऐसी हैं जिनके लीडर्स का नाम है। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि आप देखिए, उन्होंने ये तो बिल्कुल साफ गोई से स्वीकार किया कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कभी किसी लीडर्स पर ऐसे आरोप नहीं थे, लेकिन ज्यादातर देखिए विपक्षी का ही नाम क्यों आता है, विपक्ष वाले ही ऐसा क्यों करते हैं, इतना भ्रष्टाचार विपक्ष में ही क्यों है? देखिए राखी जी, ईडी की विश्वसनीयता इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आजकल मीम्स बन रहे हैं ईडी के नाम पे। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास फोन आया कि हाँ हेलो मैं ईडी दफ्तर से बोल रहा हूँ, तो वो आदमी कहता है कि अरे साहब मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो वहाँ से कहा जाता है कि अरे गलती हो गई, आपके पास नहीं लगा रहे थे, कहीं और लगा रहे थे। तो ईडी की विश्वसनीयता पे आजकल जोक बनने लग गए हैं। आप देखेंगे कि पिछले 1 साल से एक तथाकथित मनगढ़ंत काल्पनिक घोटाले की जांच कर रही है ईडी। बार बार ईडी उसमें स्टेटमेंट चेंज करती है, कभी कहती है 100 करोड़ रुपए
का घोटाला हुआ है, कभी कहती है 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फाड़ दिए जाते हैं, ये ईडी की कार्यवाही चलती है। उससे स्टेटमेंट लिखवाया जाता है मारपीट करके। एक व्यक्ति को डराया जाता है कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देखेंगे, और स्टेटमेंट लिखवाया जाता है। तो ये तो ईडी की जो है विश्वसनीयता है कि 3000 से ज्यादा छापेमारी करती है और कन्विक्शन रेट कितना है 0.5%। मात्र 23 लोगों पे आरोप सिद्ध कर पाती है। ये है ईडी, जो नरेंद्र मोदी जी की प्रिय संस्था है ईडी, और जिसको लेकर के मोदी जी कहते हैं कि हम इसके जरिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये ईडी नहीं है, ईडी एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी का विंग है, गुंडागर्दी का विंग है भारतीय जनता पार्टी का, जो वसूली करता है। ईडी के अधिकारी पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए। एक तथाकथित घोटाले में, शराब घोटाले में दिल्ली में एक आदमी को आरोपी बनाते हैं और उससे 5 करोड़ की रिश्वत लेते हैं। 7 अधिकारी पकड़े जाते हैं ईडी के। गुजरात, यहाँ राजस्थान में क्या हुआ, ईडी के अधिकारी पकड़े गए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ईडी अब जांच एजेंसी नहीं रह गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो गया है जो केवल भाजपा के लिए काम करता है। जो लोग मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल करके आ जाते हैं उन पर ईडी कार्यवाही नहीं करता है। आप देखेंगे कि चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, अजीत पवार हो, ये जब तक विपक्ष में थे, जब तक भाजपा में नहीं थे, तब तक ईडी इनके पीछे पड़ी हुई थी। जैसे ही ये भाजपा में आए, इनके ऊपर कार्यवाही हो गई बंद। आप देखेंगे कि ईडी क्या करता है, महाराष्ट्र में विधायक तोड़ने का काम करता है, कर्नाटक में विधायक तोड़ने का काम करता है, मध्य प्रदेश में आपने देखा, गोवा में देखा, उत्तराखंड में देखा, तमाम जगहों पे ईडी विधायक तोड़ने का काम करता है। विधायकों को मिल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से 50-50 खोखा, ईडी वाले खाली हाथ रहते हैं, फिर ये वसूली करते हैं 5-5 करोड़ रुपए की। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, इनकी वसूली का पैसा केवल ईडी के अधिकारियों के पास नहीं रहता, ये भारतीय जनता पार्टी को फंड के रूप में जाता है। तो ईडी की विश्वसनीयता जोक्स ने बतला दिया है, मीम्स ने बतला दिया है कि कोई व्यक्ति अगर ये कह दे, कोई भ्रष्ट अधिकारी ये कह दे, भ्रष्ट नेता ये कह दे कि मैं तो भाजपा में शामिल हो गया, तो ईडी उसके घर का पता भूल जाती है, उसके मोहल्ले का, उसके गांव का पता भूल जाती है। ये ईडी की विश्वसनीयता हो गई। मनीष सिसोदिया के घर से 4 आने नहीं मिले, उनके खेत पे छापा मारा गया, गांव में छापा मारा गया, चवन्नी नहीं मिली, संजय सिंह जी के पास से कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद उनको जेल में रखा गया है केवल जांच के नाम पे। आज तक साबित कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, शर्मा जी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दूध के धोले ईमानदार हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, व्यापम क्या था भाई? व्यापम क्या था? मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ, यहाँ पे पोषण आहार में घोटाला होता है, आयुष्मान योजना पे आप देख रहे हैं कि एक ही फोन नंबर पे 8-8 लाख लोगों का इलाज हो जाता है, उस पे घोटाला हुआ। प्रधानमंत्री आवास पे घोटाला हुआ। भूतों को, जो लोग इस दुनिया में नहीं रह गए, उनको प्रधानमंत्री आवास देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के घोटालों पे कभी जांच नहीं होती है, किसी एक नेता की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सारे घोटाले करने की आजादी है, सारे खून करने की आजादी है, इनके लिए कहीं कोई कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, ईडी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रचार एजेंसी है। रमाकांत जी, ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। खेमचंद जी, बस 1 मिनट, वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर आप ही के पास वापस आ रही हूँ। के शाइनी जी, क्या है इन सबके बीच में जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो जांच एजेंसी है उस पर सवाल उठ रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे चर्चा में ये आया है कि ये सारे जो मैटर्स हैं वो इलेक्शन के पहले ही क्यों आते हैं, और इलेक्शन खत्म होता है, सब ठंडे बस्ते में जाता है, अगली पारी आने वाली शुरू होने के लिए रहती है इलेक्शन की, लेकिन ये मामले चलते रहते हैं। या तो जांच हो जाए, सजा हो जाए, जो भी करना है आप उसका खुलासा कर दीजिए, या तो ऐसे मैटर्स में कोई वाकई सच्चाई है कि नहीं। बहुत से अभी जैसे कि यहाँ पे विमलेंद्र जी भी कह रहे थे, बहुत से तो ऐसे भी मामले हैं जो दर्ज हो जाते हैं और बाद में सब बरी भी हो जाते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। राखी जी, मैंने अभी सारे प्रवक्ताओं को भी सुना, बहुत धीरे से सुना। इसमें जो है ना, सब एकदम ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं है।
आप देखिए कि जो हमारा एक सिस्टम है इसमें करप्शन बहुत अंदर तक डीप रूटेड करप्शन है हमारे यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे कि पिछले 70 इयर्स में सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन ही पावर में रही है। बीजेपी तो अभी 14 साल से इसमें 10 साल अभी इनके हो रहे हैं, लेकिन ये जो ईडी सीबीआई को जो यूज़ कर रहे हैं और ईडी सीबीआई को सिर्फ ऑपोजिशन के ही यहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, इसका मेन कारण ये है कि ईडी और सीबीआई जो है वो जो पॉलिटिकल फ्रंट है उनके अंडर में ही काम होता है। तो इसमें अब जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पिछले 18 साल में पटवारी घोटाला हुआ, रेत खनन मामला आया, डंपर का केस आया, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन किसी में भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ईडी सीबीआई ने वहाँ पे कोई जांच किया है। तो ये तो बिल्कुल साफ दिखता है कि ऐसा नहीं कि बीजेपी बिल्कुल धूत की धुली है और ऑपोजिशन पूरे करप्शन में डूबे हैं। करप्शन में हर कोई लिप्त है यहाँ पे। बात सिर्फ इतना है कि ईडी सीबीआई कहाँ कार्रवाई करती है। अब दिक्कत ओपोजिशन के साथ ये है कि जब वहाँ से 500 करोड़ आपके घर से निकलता है, अलग अलग छापेमारों में एक ही जगह से जब इतने धन निकल के आते हैं तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब लिकर गेट जो स्कैम है वहाँ पे भी चार्जशीट जब कोर्ट में पेश होता है और चार्जशीट में जब कुछ होता है तो कोर्ट आपको बेल नहीं देती है। अगर वो बिल्कुल क्लियर होता तो इनको बेल मिल जाता। जब इतने समय से अंदर है, इसका मतलब ये है कि चार्जशीट प्रेजेंट हुआ कोर्ट के पास, वो कोर्ट ने उसमें जब देखा उसके बाद कुछ निकला होगा तभी उनको जेल में रखा है। तो ये कहीं ना कहीं बात ये है कि हमारे यहाँ करप्शन बिल्कुल सिस्टम के अंदर रूटेड है और चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बस दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में रहती है वो वहाँ पे रेड करवाती है जहाँ पे उनको कन्वीनियंट होता है और उसको ब्लैकमेल भी करते हैं। आप अगर आपके पास केस है, हमारे पास पूरा रिपोर्ट है और अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम आप पे केस नहीं करेंगे, साथ नहीं दिया तो आपको जेल हो जाएगा। पर ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी दूध का दूल्हा है, यहाँ पे हर कोई इसमें लिप्त है। लेकिन एक बात और है, हालांकि हम में से कोई भी जो कोर्ट है उनके जो डिसीजंस होते हैं उस पर कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन हम रेज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसा अभी आपने कहा कि कोर्ट ने कोई चीज़ देखी होगी जब चार्जशीट गई है और उसके बाद ही इसलिए बेल नहीं होती है, उनको जेल में रखा जाता है। तो मुझे लगता है जब कुछ मिला है तो उस कार्रवाई को आगे भी तो बढ़ने दें। हम जेल में ही रखे क्या होगा, चीजें बढ़े तो पता तो चले, ऐसे तो कितने साल निकल जाएगा, एक मैटर का सॉल्यूशन नहीं हो पाता। हमारा जो जस्टिस प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, एक तो बहुत ज़्यादा स्लो है और दूसरी बात ये होती है ये जितना ट्रांजैक्शन होता है ये इतना क्लियर नहीं होता है। कोई भी ऐसे नहीं होता कि आपसे पैसे लियो मैंने अपने अकाउंट में डाल दिया, इतना मतलब उसके स्ट्रिंग्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रिंग्स होते हैं और उसको आपको ट्रेस करना बहुत आसान नहीं होता। और जो एक्चुअल जो उसके पीछे जो बैठे हैं वो कहाँ, वहाँ तक पहुँचने में तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जो भी करप्शन करते हैं, जो ऊपर बैठे रहते हैं, वो डायरेक्ट नहीं लेता है कोई भी अमाउंट है, मनी लॉन्ड्रिंग हो या कहीं किसी से कैश का डीलिंग होता है या स्कैम होता है, तो वो डायरेक्ट नहीं लेते उस चीज़ को, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत डिले होता है और उस चीज़ का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज लेते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ खेमचंद जी। देखिए विमलेंद्र जी एक मिनट, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। हाँ खेमचंद जी बोलिए। चारों के चारों सरकार के खिलाफ बोल रहे, तो थोड़ा सा समय देना, नहीं तो ये वन साइडेड हो जाएगा। अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एक वो कह रहे थे सो कॉल्ड मतलब उनके अनुसार कोई दिल्ली में घोटाला नहीं हुआ, सो कॉल्ड घोटाले के तहत उनके नेता और मंत्रियों को जेल में डाला गया। तो एक बात बताइए कि दिल्ली में पहले सिर्फ 2% कमीशन मिलता था, तो 12% क्यों किया गया? जिस धंधे में 2% में भी खूब कमाई थी, मोटी कमाई थी, उसको 12% कर दिया गया। ये तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि किकबैक लेने के लिए आप लोगों ने ये किया। आपने पॉलिसी बनाई थी, मैं आ रहा हूँ, आपने पॉलिसी बनाई थी कि भाई हम जो एलिमेंट ठेके हैं वो हम जो मैन्युफैक्चरर उनको नहीं देंगे या कार्टेल बना के लोगों को नहीं देंगे, वही आपने दे दिया। रिटेल की शॉप और मैन्युफैक्चररों को देना शुरू कर दिया आपने, तो खुद ही मैन्युफैक्चरर, खुद रिटेलर, खुद क्वालिटी चेकर, जो करना वो करो। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 4 गुना सेल बढ़ती है, 4 गुना इनके पीरियड में, जो नई पॉलिसी के पीरियड में। और सरकार को कितना लॉस होता है? 3000 करोड़ से ज्यादा का। क्यों? आपने कमीशन भी बढ़ा दिया, आपने सेल भी 4 गुना कर दी, और आपके अनुसार तो रेवेन्यू बढ़ना था, तो 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान क्यों हुआ? बड़ी चोरी हुई, आम आदमी भी समझ सकता है।
जहाँ ठेके नहीं थे वहां भी जबरदस्ती रमाकांत उन्होंने जी 3 ठेके खोल दिए। जनता में हाहाकार था। इसीलिए इनके मंत्री और नेता जेल में हैं और उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। बार बार जमानत खारिज हो रही है। कोर्ट कह रही है क्रेडिबल एविडेंस है, क्रेडिबल एविडेंस है, इसीलिए इनको जमानत नहीं मिलेगी। तो कार्रवाई करके अब आगे बताती बढ़ाएं हूँ और उस चीज को मुझे लगता है सबके सामने लाना ये चाहिए। तो हमारा काम नहीं, ये हमारा काम है, ये जुडिशरी सिस्टम का काम है। जुडिशरी सिस्टम देख रहा है, एजेंसियां सबूत दे रही हैं, एजेंसियां वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रही हैं, और जिस तरीके से स्मार्ट वे से इन्होंने करप्शन किया और उसको रिट्रीव करने में एजेंसी को समय लगा, और एजेंसियों ने वो डेटा दिया है, कोर्ट ने माना है। अब वो तो हमारे जुडिशरी सिस्टम तय करेगा कितना जल्दी उनको सजा देनी है, कब सजा देनी है, उसमें सरकार या पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती। रही बात कांग्रेस की या अन्य पार्टियों की कि भाई हमारे नेताओं पे कार्रवाई क्यों, रविंद्र जी आ रही हैं। करप्शन तुम्हारे नेता करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? घोटाला आपके नेता करेंगे, घूसखोरी करेंगे, 350-400 करोड़ रुपए आपके घरों से निकलेंगे, तो वही 500-500 के नोट, इसका मतलब 2000 के नोट भी आप लोगों ने कन्वर्ट करा दिया। और फिर सर मुझे ये चीज बता दीजिए कि अजीत पवार जी घोटालेबाज हैं या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। पूरा कमरा कमरा भरा मिलता है नोटों का। सर मुझे ये बता दीजिए अजीत पवार खेमचंद जी, घोटालेबाज है या नहीं है? जो दिग्गज बीजेपी में वही शामिल तो हुए अजीत और पवार जिनके घोटालेबाज सारे खून हैं या माफ हो नहीं, गए, बस ऐसा बता कांग्रेस दीजिए। कह रही थी, वो उसी पे सवाल पूछ रही है कि उन लोगों का क्या होगा फिर। मतलब यदि वो ज्यादा प्रेशर में थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो वो उनका सारा भ्रष्टाचार माफ हो गया, और बाकी लोग जो अभी अपोजिशन में है उनको छोड़ना नहीं है। किसी का भ्रष्टाचार माफ नहीं है। और जब कांग्रेस में थे, इसका तो आप मानते हो कि आपके साथ थे तो खूब लूट मची, मानते हो ना आप? अगर उन्होंने लूट की है तो आप बिना आपकी सहमति के, आपके मंत्रियों के या आपके मुख्यमंत्रियों की सहमति से तो होती नहीं। इसका तो आप सब लोग शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई शामिल होता है तो एक बात घोटालेबाज है या नहीं, आप बस इतना बता दीजिए खेमचंद जी। कि हम सेवा करेंगे, हम किसी भी खेमचंद जी, तरीके खेमचंद करप्शन जी, में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। खेमचंद जी एक छोटा सा सवाल है, मैं हम किसी भी खेमचंद एजेंसी जी एक को छोटा सा या सवाल किसी है, भी जांच एजेंसी अजीत को पवार आज इंटरवेंशन भी नहीं घोटालेबाज करेंगे। है या नहीं है? चार बोलो, एक बात का जवाब दे दीजिए। अब बात आती है घोटालेबाज मानते हो या नहीं मानते? आपको बताता हूँ, ईडी का कन्विक्शन रेट 93% से ऊपर है। खेमचंद जी, मयंक जी पूछ रहे हैं, सिर्फ एक जवाब कांग्रेस को चाहिए, अजीत पवार जी भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? अजीत पवार घोटालेबाज हैं? ये तो आप ही बता दीजिए कि आप अजीत बताइए, कुमार जी घोटाले आपकी सरकार में है, उनकी क्या पोजीशन थी? आज की डेट में और वो आपकी उस पार्टी समय के घोटालेबाज थे, इसका बता मतलब दीजिए कांग्रेस अजीत ने उनको घोटाला करने दिया? ये क्या नहीं शरद है। पवार जी घोटालेबाज हैं? आप कौन बताइए। नाम है जवाब दीजिए। अरे हम तो सारा जांच एजेंसियों पे छोड़ते हैं। आप हमारे सवाल क्यों अनुसार कर रहे हो? हमारे आप- अनुसार तो जांच एजेंसियां ही बताएंगी, लेकिन आप देश बताओ, के आप प्रधानमंत्री बताओ कि शरद पवार जी भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? दोनों ने आरोप आप लगा ये कहना चाहते हो कि शरद पवार जी भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हो? आप अजीत आपको पवार बताओ, के कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है इंडिया गठबंधन में जो साफ हिमंत सुथरी हो। बिस्वा शर्मा घोटालेबाज है या आप नहीं है? आरजेडी में जाइए, छोटी घोटालेबाज है या छोटी नहीं फोर्थ है? क्लास जॉब के लिए घोटाले उन्होंने गरीबों की जमीन अपने नाम करा ली। आप आरजेडी के सवाल अध्यक्ष कर रहे हो, लालू जी आप के बेटे सवाल नहीं दे रहा तो आप झूठ बोले नहीं दे मुझे सवाल कर रहे हो। अपने नाम करा। आप हंसिए मत। इतने खेमचंद स्तर पर मत। इन्होंने करप्शन किया हुआ है। और जो कन्विक्शन की बात कर रहे थे, तो प्लीज आप एक बार देख लें, पीएमएलए जो केसेज हैं उसमें 93% से ज्यादा कन्विक्शन है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे की रिकवरी ईडी ने की है। 16,000 करोड़ के आसपास का पैसा ईडी की रिकवरी मैं का तो बस बैंकों ये को देख मिलता रही है। हूँ कि एक अरे जवाब मैं आ बोल जाए, रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छे से समझ बड़ी में देर आ रहा से है झूठ सुन बोल के रहे हैं ये, कि बोले एक्सेप्ट नहीं कन्विक्शन करना रेट है। 93% बता रहे हैं। जब पूरी मैं दुनिया जब कह रही है बोल कि रहा हूं, ईडी का कन्विक्शन उनकी रेट आवाज कर रही है। 0.5% है, उनकी और आवाज इन्होंने कर रही कहा है। कि अदालत से जमानत नहीं मिली, जमानत नहीं मिली, इन्होंने कहा अदालत से जमानत नहीं मिली। अरे भाई, घोटाला क्या हुआ है खेमचंद जी? घोटाला क्या हुआ है? घोटाला क्या कहलाता है ये पता है आपको? पता है आपको कि घोटाला क्या कहलाता है? घोटाला होता है जब सरकार के नुकसान हो, सरकारी खजाने को नुकसान हो। अच्छा, एक ऐसी पॉलिसी जिससे सरकारी खजाने में बढ़ोतरी हुई है, राजस्व बढ़ा है, जनता को सस्ते दामों पे वस्तु उपलब्ध हुई है, उसको आप घोटाला कह रहे हैं। सरकार को नुकसान हुआ है, जिससे सरकार को फायदा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। कौन सी किताब पढ़ के आते हैं भाजपा के भाई? कौन सी किताब पढ़ के आते हैं?
लीकर पॉलिसी से सरकार को फायदा हुआ था, आप उसको घोटाला कहते हैं। ये नहीं बताएंगे कि गुजरात तो ड्राई स्टेट था, फिर जहरीली शराब पी करके वहां पर कैसे 70 लोगों की मौत हो गई। गुजरात तो ड्राई स्टेट है, शराब बंदी है वहां पर, कैसे जहरीली शराब से वहां पे मौत हो जाती है। अभी हमारे भाई पूछ रहे थे कि अजीत पवार घोटालेबाज है कि नहीं है, बताइए। और ये भाजपा के प्रवक्ता बता नहीं पाए। अरे अजीत पवार को तो घोटाले का सर्टिफिकेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, भोपाल के अंदर दिया था। उन्होंने कहा था कि अजीत पवार घोटालेबाज है, उसको जेल में डालेंगे। ये अलग बात है कि दूसरे दिन मोदी वाशिंगटन पाउडर में नहा करके वो भाजपा में चला गया। अरे अजीत पवार को तो घोटालेबाज का एक बात बहुत स्पष्ट है, एक बात बहुत स्पष्ट है, यदि कुछ किया है तो वो जांच करने की जिम्मेदारी जो संस्थाओं की है। मुझे लगता है इस चीज को इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो अब ये भी सोचना पड़ रहा है कि क्या कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नाम है जो इससे अछूता रह गया हो। कोई नहीं है, कोई नहीं और कोई नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि किया भी उतना जाता है कि वो ढक जाएगा या आप उसको ढका लेंगे। अब ये तो पूरा एकदम खुल के सामने है। मुझे लगता है सब एक आम जनता भी समझने लगी होगी कि अच्छा ठीक है, ईडी ने कार्रवाई की, अच्छा किस पे की, हाँ ठीक है, ये तो हमने ये सुना था, ठीक है, कोई सजा नहीं होनी, चलता रहेगा, गलती से पाला बदल लिया तो और कुछ नहीं होना। ये एक इमेज बन गई है, इसको बदलने की जरूरत है। मैं खेमचंद जी आपसे इसलिए कहूंगी, जैसा कि आप कह रहे थे कि बोलने दीजिएगा वरना वन साइडेड होगा, वन साइडेड नहीं होगा। आपने अपनी बात रखी, सवाल विपक्ष के हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हम इतने नए नए कानून बनाते हैं, इतने लॉज लाते हैं, संसद में इतनी बातें हो रही हैं, इतनी वाहवाही होती है पीएम मोदी की। समझिएगा मैं क्या कह रही हूं। हम इन सब चीजों पे एक वर्कआउट करके क्यों नहीं दिखा रहे सामने? आप सब भले विपक्ष की लाइन है, उसको क्लियर करिए कि भाई ये था, ये पॉइंट था, ये मामला गया था, इस पर काम हो। सिर्फ ये कह देने से कि वो कोर्ट का मामला है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, नहीं होगा। देश का मुद्दा है ना, नुकसान देश को हो रहा है। राखी जी, मैं बीच में आपको टोकूंगा। एक सवाल मेरी तरफ से आप खेमचंद जी से पूछ लीजिए। का काम जुडिशरी करेगी, पत्रकारिता का काम पत्रकार करेंगे। नहीं है, मुझे इसका जवाब करेगी और अपना काम करेगी। हमने इंटरवेंशन शुरू कर दी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ जो कानून की प्रणाली है वो सुस्त है और उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं हम इंटरवेंशन नहीं कर सकते। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी अगर करेंगे तो सबसे पहले अल्लाह तो ये मचाएंगे, मचाते भी हैं। देखिए जुडिशरी को भी कंट्रोल करने की कोशिश सरकार कर रही है। ठीक है, चलिए एक मिनट, मयंक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ मयंक जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना जल्दी से। मयंक जी इतना सवाल बोलिए, क्या पूछना है? सर मैंने कई बार पूछ लिया, मुझे लगता है मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। राखी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे सिंपल सा बता दीजिए, अजीत पवार घोटालेबाज हैं या नहीं है? बड़ा सिंपल सा एक सवाल है। ये सवाल उन तक पहुंचा था। बता देंगे तो मेरी मेरे को बात अच्छा सुनिए लगेगा। मयंक जी, ये सवाल उन तक पहुंचा था और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप शरद पवार से पूछ लीजिए जाकर, आप खुद बता दीजिए जब आपके, वो इस तरह की तो बातें कर रहे हैं ना यहाँ। और आम आदमी पार्टी इस पर क्लियरेंस दे रही है कि पीएम मोदी ने कहा था कि वो सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। ना करें, सीधा घोटालेबाज हैं या नहीं है? अरे आप मुझे बताइए, बीजेपी क्यों एक्सेप्ट करेगी इस चीज को? ये तो समझदारी है ना। तो सवालों से भागना थोड़ी है, सवालों का जवाब देने के लिए ही तो डिबेट में आए हैं ना। अभी वो आपसे पूछ लेंगे कि बताइए रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, इन पे जो मैटर है वो है क्या भ्रष्टाचारी? आप भी नहीं बोल पाओगे। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो काम ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, उसे करने दीजिए। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आपने आरोप लगाया अजीत पवार जी पर, अब अजीत पवार आपके साथ आ गए तो आपने आरोप खत्म कर दिए। तो मुझे ये समझाइए, ये दोहरी जो नीति है ये केवल विपक्ष के लिए है? जब अपनी पार्टी के लिए सत्ता पानी होती है उसके लिए सब माफ हो जाता है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, सीधा उद्देश्य है ना कि आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। हाँ विमलेंद्र जी, हाँ रविंद्र जी आ रही है उसके बाद। विमलेंद्र जी बोलिए। देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगा इस डिबेट में। देखिए ईडी जिस लॉ के तहत चलती है, फेमा और पीएमएलए के तहत, इस कानून में जो है वह कुछ फेरबदल की जरूरत है। आप देखेंगे कि क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, क्रिमिनल केसेस में पुलिस जिसको अरेस्ट करती है तो पूरे सबूत के साथ अरेस्ट करती है और उसको बताती है कि आपको इस कारण से हमने अरेस्ट किया। लेकिन पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसमें किसी की अरेस्टिंग जो होती है उसको कहा जाता है कि आरोप लगा दिया,
कि आपको ये आरोप है आपने एक हजार करोड़ का घोटाला किया। अब उस आदमी को ही कहा जाता है तुम साबित करो कि तुमने नहीं किया। यानी जिसको अरेस्ट किया उससे ही कहा जाता है कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित करो, तुम्हारे ऊपर ये हमने लगाया है बिना किसी एविडेंस से। क्रिमिनल केसेस में एविडेंस देखे जाते हैं, ईडी जिसको अरेस्ट करती है उसमें एविडेंस नहीं देखती, वह सिर्फ एक आरोप लगा देती है और अगले को साबित करना होता है कोर्ट में। इसलिए देखिए एक बहुत बड़ी बहस की जरूरत है। ईडी जिस तरह से कार्य कर रही है आज इस देश में, इसके कानून में एक बहुत बड़ा लैप्सेस है, जिस लैप्सेस से सरकारें जो है वो अपने आप को जो है वो इसको यूज करती हैं। आप जितने केसेस ले लीजिए आज, खेमचंद जी वो कुछ कह सारे रहे केसेस हैं। में अधिकांश केसेस में यही आप इस देखा गया तरीके है। से जिसे गलत arrest सलत किया बात गया है, करके एजेंसियों को उसे डिफेंड करने की निर्दोष कोशिश साबित कर रहे हैं, वो करना बिल्कुल होता है। एक्सेप्ट नहीं किया जा सरकारें सकता। उसमें कोई मदद नहीं करती, सरकार बस उसको आरोप लगा देती है एक मोटा मोटी तौर पे। आप देख लीजिए दिल्ली के केसेस में शराब घोटाला आप इतना हल्के तरीके से कह क्यों रहे बढ़ हो? गए? अरे जुडिशरी में खेमचंद जाएंगे जी, आप कैसे? मुझे ये बताइए, अगर गुजरात सिर्फ आरोप में के टाटा आरोप स्टील के ने आधार पे फैक्ट्री जाते लगाया, वो कैसे जमानत नहीं मिली? उस ये समय 2 दिन में तो, बाहर आ जाते। जैसे सरकारें केजरीवाल जी कह रहे थे कि 2 दिन में मनीष पूरी सिसोदिया की जी पूरी बाहर आ जमीन जाएंगे, जो है वह क्यों नहीं 2 दिन में बाहर आ गए? और सस्ते दामों में क्योंकि थी। उनके आप ऊपर कहेंगे कि इस पॉलिसी क्रेडिबल को आपने एविडेंस क्यों थे, बनाया? उनके पास क्रेडिबल आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई? इसीलिए ऐसे इसमें नहीं बाहर नहीं बहुत आए, बड़ा इसीलिए घोटाला जमानत हुआ। नहीं क्या मिली। मिला है आप कह रहे हैं बताइए। कि मैं यही बात आपको कहना क्या चाहता सबूत हूँ। मिला? भारतीय जनता ये पार्टी जो- के प्रवक्ता बता दें। ये जो सबूत ये क्या जो- मिला है? जमानत ये जो मिली, narrative क्या है ना, सबूत मिला है? मैं चलिए। ये कह रहा हूँ। पटेल साहब, आप ठीक है, एक बोला मिनट, तो खेमचंद जी, खेमचंद रमाकांत जी, कानून अभिमन्यु बनाओ। जी, एक मिनट रुकिए। भारतीय जनता रविंद्र पार्टी जी कुछ का कहना एक चाह रहे हैं, उनकी प्रवक्ता भी नहीं बात बता आने सकता दीजिए। देखिए क्या मैं सबूत ऐसे मिला चर्चा नहीं है। कराती, मैं सबको बराबरी से समय दे रही हूं। रविंद्र जी को भी कुछ बोलना है, बहुत देर से वो कह रहे हैं, उनको भी सुन ले, वापस आ रहे हैं। हाँ रविंद्र जी बोलिए। इनके 93% कन्विक्शन का जरा सत्य सुन लीजिए। इसको पंकज चौधरी जी हैं, राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के राजस्व। 3000 छापे मारे इन्होंने, 31 केस कोर्ट में दाखिल किया इन्होंने, उसमें से केवल 29 को सजा दिला पाए। उसी को ये 93% बोल रहे हैं। वो 3000 छापों की बात नहीं कर रहे हैं। जो इन्होंने 31 केस दाखिल किए उसमें से 29 लोगों को सजा दिया, उसमें से बच गए 2 लोग, सजा नहीं दिला पाए। ये वास्तविकता है जिसको झूठ बोला जा रहा है। अब एक इन्होंने बोला, मुझे वाकई शराब घोटाले के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन जो प्ली दिया है इन्होंने, इसको सुन लीजिए। फार्मास्यूटिकल्स के केसेस में जो शेड्यूल्ड ड्रग्स थे उसमें 5% जीएसटी थी, इन्होंने बढ़ा के 12% कर दिया। कितना घूस लिया था इन्होंने। जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स थे उस पे 10% जीएसटी थी, या वैट था, पहले वैट कहलाता था, 10% वैट था, उसको बढ़ा के इन्होंने 28% कर दिया। सरकारें तो कितना पॉलिसी घूस बना लिया इन लोगों सकती ने हैं, बढ़ाने ये के लिए। घोटाला नहीं था। तो अगर इस प्रकार की सरकारें बातें पॉलिसी कही बना जाती सकती है हैं, वो बदलाव कर सकती हैं, ज्यादा उनके पास टैक्सेशन पावर किया जा होता रहा है। है, घूस लिया जाता सरकार में बैठते है, इस क्यों हैं? घूस की भी सच्चाई इनको बताने की आप- जरूरत है। इस तरीके से जब आपका कन्विक्शन रेट ही कुछ नहीं है और आप उसको 93% बता के जनता को भ्रमित कर रहे हैं। 3000 में 29 मामले में कन्विक्शन दिला पाई है, खुद बोल रहे हैं 3000 से ज्यादा मामले में। और आप कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया जाता है उसमें घूस लिया जाता है। तो आप बता दीजिए, आपने तमाम चीजों का जिसमें 2% वैट हुआ करता था यही उसका बात 28% है कर दिया आपने। बीजेपी के तो प्रवक्ता कितना घूस जो लिया बात है कर आपको रहे हैं कि जनता को घोटाला बता देना घोटाला चाहिए। जी कहीं कुछ धन्यवाद। हुआ नहीं है, तो मान लीजिए जांच का विषय है। ठीक है, जांच अगर निष्पक्षता से हो तो निश्चित रूप से जो है वह रिजल्ट निकलेगा। वही तो एक बड़ा सवाल आके अटक जाता है जहां से हम शुरू हुए थे कि जांच- आखिरकार ये बढ़ता क्यों नहीं है, कैसे बढ़ेगा। जांच निष्पक्षता से, क्योंकि जांच निष्पक्षता से नहीं होता, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है अधिकांश पॉलिटिकल केसेस में। आम मैं नहीं जनता तो मानता। तुरंत है हमारी ईडी से। आप सरकार में देखिए बहुत निष्पक्ष सारे जांच हो ऐसे रही ईडी के है केसेस हैं और एजेंसियां अपना जिसमें काम ईडी कर ने, रही हैं। तभी बड़े अच्छा बड़े मेरा एक जो सवाल है है, सामने आ मेरा रहे एक सवाल है, हैं। छोटे छोटे से तभी जवाब बड़े प्लीज बड़े जल्दी से पैसे दीजिएगा बना रहे हैं। क्योंकि समय भी होने वाला है। एक छोटा सा सवाल है, मैं खेमचंद जी से इसलिए नहीं पूछूंगी ये सवाल क्योंकि मुझे पता है उन्होंने कह ही दिया है, वो यही कहेंगे कि अब कोई ऐसा मामला आएगा तो निश्चित तौर पर ईडी कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं मयंक जी आपसे पूछना चाहती हूँ, 2024 है और ये बात जो कही जा रही है कि जब जब इलेक्शन आते ईडी कार्रवाई करती, तो आपको लगता है ऐसे और भी बड़े केसेस जो हैं वो हमारे बीच आएंगे अभी जब तक इलेक्शन है? राखी जी, हम कितनी भी ईडीआई जोर लगा ले, जब जो सच है उस सच को कोई झुठला नहीं सकता। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं उस चीज के लिए कि आप आ जाइए,
तैयारी, कुछ भी तैयारी करके ला दीजिए, हम लोग बिल्कुल अस्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला, हम लोग, हम पे कोई भी दाग नहीं है, बस इस तरीके से हम लोग ठीक है। विमलेंद्र जी, लगता है ऐसे और मामले आएंगे, नया साल है, ईडी का धमाल दिखेगा हमें 24 से पहले। राखी जी देखिए, ये तो होना ही है। जिस तरह से आक्रामकता बीजेपी के अंदर है और बीजेपी जो तानाशाही रवैया पूरे देश में अपना रही है, आपने देखा इधर सांसदों का निलंबन हुआ, आधे के आधे विपक्ष को पूरी तरह से जो है वह सदन से बाहर कर दिया गया। अब तो इस देश में बोलना भी है, अगर हम ज्यादा बोलेंगे या आप ज्यादा बोलेंगे तो शायद आज के न्यूज चैनल्स को भी बैन करने की बातें ना हो। तो अब तो देखिए, नहीं सर, इधर की गारंटी मैं ले सकती हूँ सर, इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, इधर बिल्कुल एक लाइन में डिबेट चलती है सर, मेरी डिबेट से ही समझ में आ गया होगा, इधर कोई प्रेशर ही नहीं है। उसके लिए मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, मुझसे सवाल कर सकते हैं आप कि राखी जी कोई दबाव है क्या? नहीं है यहाँ दबाव सर, ना मुझ पे, ना स्वदेश न्यूज के इस मंच पे, ना चैनल पे। कहीं ईडी सवाल ये ना करे कि ये बिजनेस का पैसा है और सारा बिजनेस अकाउंट जो है वो बंद कर दे। सर आप सब लोगों में मैं खुल के कह रही हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई सवाल नहीं आएगा, उसका जवाब मैं दूंगी ना, क्योंकि इस चर्चा में मैं हूँ। लड़ाई जनता दल यूनाइटेड ये लड़ाई लड़ रही है। रविंद्र जी, समय की सीमा है, ठीक है विमल जी। रविंद्र जी, लग रहा है 24 के पहले और ऐसे मामले आएंगे। रवीन जी, आवाज पहुंच रही है? आएंगे क्योंकि यहीं से भारतीय जनता पार्टी को बाहर होना है। अच्छा ठीक है, रमाकांत पटेल जी। देखिए राखी जी, ईडी जो है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडागर्दी का विंग है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तमाम नेताओं पे ऐसे कार्रवाई करेगी, फर्जी कार्रवाई करेगी, झूठी कार्रवाई करेगी, मनगढ़ंत कार्रवाई करेगी, उनको जेल में डालेगी, उनको बदनाम करेगी और भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी कि देश के अंदर केवल वही एकलौती दूध की धुली पार्टी है, जबकि सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर पूरे देश के अंदर कोई है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर काम करने वाले नेताओं को भी परेशान किया जाएगा, दिल्ली में किस तरह से किया जाता है आप देख रहे हैं। ठीक है, के शाइनी जी, जल्दी से आपकी भी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। राखी जी, मेरे को सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी कार्रवाई कर रही है ऑपोजिशन के ऊपर, एक सेलेक्टेड कार्रवाई होती है, तो इससे कहीं ना कहीं ऑपोजिशन वीक होता है और ऑपोजिशन अगर वीक होता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, डेमोक्रेसी पे प्रहार है ये। तो किसी न किसी तरह से जब हम ऑपोजिशन को अपने लड़ने के लिए वो कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, तो वहाँ पे वो इलेक्शन और डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो वीक हो जाता है। तो ये बहुत एक चिंताजनक सिचुएशन है कि जो ऑपोजिशन है, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर निकल के नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल आता है और एक मछली पूरे तालाब को गंदी करते जैसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आ जाता है तो उसको हम ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं कि सारा ऑपोजिशन जो है इसमें लिप्त है और जो बीजेपी है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। तो ये जो मैसेज जाता है ये बहुत मतलब गंभीरता से सोचने वाली बात है, किस तरह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, खेमचंद जी आप भी थोड़ा सा बोल लीजिए, नहीं आपको लगेगा कि मैंने आपसे नहीं पूछा, आपका पक्ष मैंने ही रख दिया था। देखिए, पक्ष मैंने रख दिया। आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ईडी और सीबीआई अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रही है, करती रहेगी। जहां भी चोर है, विपक्ष में है, हमारे हैं, जहां भी है उस पर कार्रवाई होगी, जरूर कार्रवाई होगी। किसी भी करप्ट व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, मोदी जी का साफ कहना है। मतलब 24 में कार्रवाई कराएंगे, ऐसा विपक्ष ने बोला था, उन्होंने सब प्रतिक्रिया दी और आपने भी ठप्पा लगाया कि होगी, तैयार रहिए। चलिए, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आप सबको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा विषय है। विषय ये भी है कि इस तरह के मामले इलेक्शन टाइम पे ही आते हैं। ईडी पे अपने आप में, जिसको कहा जाता है एक संस्था, एक ऐसी एजेंसी जिस पर यह ना कहा जाए कि वो केंद्र की, एक कहते हैं ना कि तोते की तरह वो काम कर रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है। वाकई में इस तरह के मामले जो आते हैं, यदि कुछ है तो जांच करके आप क्यों दोषियों को सजा नहीं देते, क्यों सिर्फ विपक्ष जो है उसको टारगेट किया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा एक विषय है और आने वाले समय में और चीजें मुझे लगता है इस बारे में साफ क्लियर होंगी हमारे और आपके सामने। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।